नमस्कार दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हम सब देख रहे हैं कि अपना इंडियन एफएमसीजी और पैक्ड फूड सेक्टर कितनी तेजी से भाग रहा है। हमारी और आपकी लाइफस्टाइल बदल रही है, राइट? रेडी टू ईट और हेल्दी स्नैक्स की डिमांड तो जैसे आसमान छू रही है। और इसी जबरदस्त डिमांड के बीच एनएफपी संपूर्णा फूड्स अपना एसएमई आईपीओ लेकर आई है। अब एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या सच में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन हमारे इन्वेस्टमेंट के लायक है, या फिर इस भारी भीड़ में ये सिर्फ एक और नया नाम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे इन्वेस्टमेंट केस का गहराई से विश्लेषण करते हैं। फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर इनके फाइनेंशियल्स और कंपेटिटर्स के साथ कंपैरिजन को समझेंगे। उसके बाद आईपीओ का पैसा कहां जाएगा और बिजनेस में रिस्क्स क्या हैं, इस पर बात होगी। आखिर में डेट्स, एप्लीकेशन गाइड और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सबसे पहले कंपनी और उसके बिजनेस ओवरव्यू की बारीकियों को समझते हैं। अब देखिए, एनएफपी संपूर्ण फूड्स कोई आम ड्राई फ्रूट बेचने वाली कंपनी नहीं है। इनका एक पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन नेटवर्क है, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनका मेन बेस पोर्टफोलियो काजू यानी कैशू से शुरू होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग बिचौलियों को हटाकर सीधे अफ्रीकन देशों के खेतों से कच्चा काजू खरीदते हैं। इसके बाद राजस्थान के नीमराना में इनकी खुद की एक इन हाउस फैसिलिटी है, जहां इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है। लेकिन इन्होंने खुद को सिर्फ काजू तक सीमित नहीं रखा है। मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ते हुए इन्होंने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया है। अगस्त 2024 में इन्होंने बिहार से हेल्दी मखाना सोर्स करना शुरू किया, फिर मार्च 2025 में बादाम, और हाल ही में सितंबर 2025 में अखरोट की ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी। और वैसे ये अखरोट खास तौर पर नैफेड जैसे बड़े सरकारी चैनल्स में सप्लाई करते हैं, जो इनके बिजनेस को एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है। चलिए अब थोड़ा नंबर्स की तरफ मुड़ते हैं। देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन में ये कंपनी कहाँ खड़ी है। अगर इनके एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोजली देखा जाए तो इनके एसेट्स में एक बहुत ही सॉलिड लगातार ग्रोथ दिखी है। आईपीओ लाने से ठीक पहले इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को काफी स्ट्रांग कर लिया है। खासकर 2025 में जो इन्होंने यशवर्धन फूड इंडस्ट्रीज का एक्विजिशन किया ना, उसके बाद से इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी और एसेट्स दोनों में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। एक इन्वेस्टर के नजरिए से किसी भी कंपनी की ऐसी मजबूत बुनियाद देखना हमेशा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बुनियाद एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इनकी टॉप लाइन बस कुछ 100 लाख के आसपास थी, और अब 2024-25 में ये सीधे बढ़कर 3,563 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई कहां से? ये डायरेक्ट नतीजा है इनके B2C एक्सपेंशन का, खासकर Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर। और इतनी तेजी के बावजूद इन्होंने लगातार 4.31 रुपए का अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस मेंटेन किया है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। अब इनकी तुलना बाकी फूड इंडस्ट्री के खिलाड़ियों से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनएफपी संपूर्ण का पीई रेशियो इस वक्त सिर्फ 12.76x है। वहीं अगर आप इनके कॉम्पिटिटर कृषिविल फूड्स को देखें तो उनका पीई रेशियो लगभग 38 के करीब है और प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर 17x के आगे ट्रेड कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो एनएफपी संपूर्ण अपने पीयर्स के मुकाबले काफी डिस्काउंटेड और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 29.65% है, जबकि इनके कॉम्पिटिटर्स 10% का आंकड़ा छूने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कम पी और इतनी हाई कैपिटल एफिशिएंसी किसी भी फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। आईपीओ से आने वाले पैसों का क्या होगा और बिजनेस रिस्क्स क्या हैं? तो कंपनी इस आईपीओ के जरिए मार्केट से टोटल 24.53 करोड़ रुपए जुटा रही है। अब ये पैसा जाएगा कहां? सबसे बड़ा हिस्सा करीब 38.7% यानी लगभग 9.50 करोड़ रुपए कंपनी का पुराना कर्जा चुकाने में लगाया जाएगा। ये एक बढ़िया रणनीति है, क्योंकि इससे इनकी बैलेंस शीट और हल्की होगी और इंटरेस्ट पे करने का बोझ कम होगा। दूसरा बड़ा हिस्सा लगभग 29.5% या 7.25 करोड़ रुपए सीधे इनकी वर्किंग कैपिटल में जाएगा। जो इनका B2C बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है ना, उसको फ्यूल करने के लिए ये पैसा बहुत काम आएगा। और बाकी बचा हुआ 31.8% इनके जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखा गया है। लेकिन देखिए, जहां रिटर्न की बात होती है वहां रिस्क भी जरूर होता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत तो हमने डिस्कस की। इनके प्रमोटर्स का 28 साल का डीप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और डायरेक्ट अफ्रीकन सोर्सिंग है। लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। इनका लगभग 97% रेवेन्यू अभी भी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से आता है, और वो है काजू। ये एक बहुत बड़ा सिंगल कमोडिटी रिस्क है।
जरा सोचिए, अगर मौसम की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कत आती है या कच्चे माल की इंटरनेशनल प्राइसेस अचानक ऊपर नीचे होती हैं, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बुरी तरह हिट हो सकते हैं। प्लस एफएमसीजी मार्केट में कंपटीशन इतना खतरनाक है कि आपको मार्केटिंग पर लगातार पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। इस बात को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, आईपीओ की तारीख है और एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस। अगर आप पहली बार किसी एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ से थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले अपने ब्रोकरेज अकाउंट में लॉगिन करके एनएफपी संपूर्ण आईपीओ सिलेक्ट करें। यहां आप 1-2 शेयर्स नहीं ले सकते। मिनिमम रिटेल लॉट साइज 2000 शेयर्स का होता है। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1,10,000 रुपए की कैपिटल ब्लॉक करनी होगी। अमाउंट डालने के बाद अपनी यूपीआई ऐप पर मैंडेट अप्रूव कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपने बैंक के थ्रू एएसबीए ऑप्शन यूज करके भी सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और ये रही वो डेट्स जो आपको याद रखनी है। ये इशू 18 मई को खुलेगा और 20 मई को अप्लाई करने का आखिरी दिन होगा। 21 मई को डिसाइड हो जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। अगर बाई चांस अलॉटमेंट नहीं मिलता तो टेंशन मत लीजिए, 22 मई को आपके पैसे अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप लकी रहे और शेयर्स मिल गए तो उसी दिन शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। फिर फाइनल एक्शन होगा 25 मई को, जब ये कंपनी एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल तरीके से लिस्ट हो जाएगी। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, हमारा फाइनल वर्डिक्ट। क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए? घूम फिर कर वहीं एक सबसे बड़ा सवाल आता है जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है? आखिर हार्ड अर्न्ड पैसा है, सोच समझ कर ही लगाना चाहिए, राइट? तो देखिए, हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से इसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म का एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है। इनका 12.76x का पीई रेशियो सच में इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है और मखाना और अखरोट वाले हेल्दी सेगमेंट्स में इनका तेज़ी से एक्सपैंड करना इनके बिजनेस को सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। लेकिन वो जो 97% काजू पर इनकी निर्भरता है, वो रिस्क हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपका नज़रिया 2 से 3 साल का है तो ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट किस कंपनी का एनालिसिस आपको चाहिए। आखिर में बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या अपने पोर्टफोलियो में एक और कमोडिटी हेवी स्टॉक को जगह देना इस मार्केट में सही स्ट्रैटेजी होगी या एफएमसीजी स्पेस में किसी और बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करना ज़्यादा समझदारी है? सोचिएगा ज़रूर। सीखते रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए।